हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज हम इतिहास विषय से संबंधित एक नए टॉपिक पे बात करेंगे। जो टॉपिक लिया गया है गवर्नर जनरल से संबंधित टॉपिक है और पर्टिकुलर कोई भी एग्जाम की बात करें, एक दो क्वेश्चन हमेशा गवर्नर जनरल से पूछा जाता है। ये मानिए इतिहास विषय से संबंधित गवर्नर जनरल का टॉपिक जो है बेसिक स्ट्रक्चर का काम करता है। यहाँ से पूरा क्वेश्चन उठा के एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करेंगे गवर्नर जनरल से। आज का पहला क्वेश्चन, प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन निम्न में से सही सुमेलित है। तो गवर्नर जनरल दिए गए हैं लॉर्ड एलनबरो, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली और सर जॉन शोर। ये चार गवर्नर जनरल दिए हैं और कौन सुमेलित है ये पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं इसका आंसर सी होगा, लॉर्ड वेलेजली। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, ये राइट हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। बाकी तीन रॉन्ग हैं। आप इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। बात करेंगे गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के शासनकाल में दास्ता को अवैध घोषित कर दिया गया था। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध का विलय अंग्रेजी साम्राज्य में कर लिया था। और वहीं बात करेंगे चौथा जो आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली था। इस युद्ध में टीपू की हार हुई थी तथा उसका राज्य समाप्त कर दिया गया था। सर जॉन शोर को उसकी अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, सर जॉन शोर को उसकी अहस्तक्षेप की नीति के लिए जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस गवर्नर जनरल ने यह घोषित किया कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित रहेंगे? ये कहा था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। लॉर्ड कैनिंग ने कहा था कि बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात मुगल राजा की उपाधि से वंचित हो जाएंगे। आप देख सकते हैं वर्ष 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने यह घोषणा की कि बहादुर शाह की मृत्यु के बाद मुगलों में सम्राट की पदवी छीन ली जाएगी और वे सिर्फ राजा ही कहे जाएंगे। 1849 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने यह घोषणा की थी कि बहादुर शाह के उत्तराधिकारी को ऐतिहासिक लाल किला छोड़कर दिल्ली के बाहर कुतुब मीनार के एक बहुत छोटे निवास स्थान में रहना होगा। अगला क्वेश्चन है, किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सर जॉन मालसर को लॉर्ड कर्जन ने 1901 ईस्वी में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। लॉर्ड कर्जन ने 1901 में सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था और वहीं सर अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का जनक माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, आर.डी. बनर्जी सर जॉन मार्शल के सहयोगी थे। इन्होंने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? ये लॉर्ड रिपन के द्वारा कहा गया था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड रिपन ने जोर देते हुए कहा कि ढला लौह नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती। रिपन 1880 ईस्वी में भारत का वायसराय बनकर भारत आया था और वह न्यायपूर्ण शासन करने की चाह रखता था, लेकिन अन्य अंग्रेज नौकरशाह ऐसा नहीं चाहते थे। एल्बर्ट बिल विवाद के कारण 1884 ईस्वी में अपने पद से त्यागपत्र देकर ब्रिटेन वापस चला गया। इसलिए लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने भारत में बैप्टिस्ट मिशनरियों की गतिविधियों को विनाशक माना था? तो लॉर्ड वेलेजली के द्वारा बताया गया था। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था? लॉर्ड कर्जन, यानी लॉर्ड कर्जन जो है 1885 के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लग गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1899 से 1905 लॉर्ड कर्जन का शासनकाल रहा और इसी के शासनकाल में बंगाल का विभाजन भी हुआ था। उसके समय भारत में क्रांतिकारी आंदोलन जो में बहुत तेजी आई थी, अतः वह भारतीयों पर विशेषकर बंगाली और मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने का संदेह करने लगा था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में देखा जाता है? तो भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में लॉर्ड मेयो को देखा जाता है, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे लॉर्ड मेयो के कार्यकाल की। 1869 से 1872 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। और बात करें तो भारत की सर्वप्रथम जो जनगणना की शुरुआत हुई लॉर्ड मेयो के शासनकाल में ही शुरू हुई थी।
और 1872 ईस्वी में मेयो ने कृषि विभाग की स्थापना की थी, जिसके फलस्वरूप मेयो को भारतीय कृषि विभाग के पिता के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हेस्टिंग के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार कहाँ स्थित है? तो ये मुर्शिदाबाद में, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मुर्शिदाबाद बात करें तो पश्चिम बंगाल में। हेस्टिंग के प्राप्त करने के पूर्व कंपनी का कोषागार मुर्शिदाबाद में था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? तो इल्बर्ट बिल विवाद जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुआ था, सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इल्बर्ट बिल विवाद 1883 से 84 लॉर्ड रिपन के शासनकाल के दौरान हुआ था। सर पीसी इल्बर्ट को जो वायसराय की परिषद की विधि के सदस्य थे, 2 फरवरी 1883 को विधान परिषद में इल्बर्ट बिल प्रस्तुत किया था। इस विधेयक का उद्देश्य था कि जाति भेद पर आधारित सभी न्यायिक अयोग्यताएं तुरंत समाप्त कर दी जाए और भारतीय तथा यूरोपियों की शक्तियां समान कर दी जाए। इस बिल का यूरोपीय लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसे अपने विशेषाधिकारों का हनन या कुठाराघात बताया। इसी सिलसिले में ये विवाद हुआ था, इल्बर्ट बिल विवाद। अब आप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कौन गवर्नर जनरल था जब 1857 का विद्रोह हुआ था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कैनिंग था। 1857 की क्रांति का प्रारंभ जो है 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की 3री कैलेवरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया था और खुलेआम बगावत कर दी थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसे ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है? तो ओवेन मेरिडिथ के नाम से लॉर्ड लिटन को जाना जाता है, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक भी था। साहित्य जगत में यह ओवेन मेरिडिथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। आगे बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट लॉर्ड लिटन से संबंधित। लॉर्ड लिटन 1876 से 80 लॉर्ड रिपन से पहले भारत का वायसराय था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा लॉर्ड लिटन ने भारतीय भाषा में समाचार पत्रों को प्रतिबंधित कर दिया था और भारतीय शस्त्र अधिनियम 1878 द्वारा किसी भारतीय के लिए बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उसका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध इसी के द्वारा घोषित किया गया था, लॉर्ड लिटन के द्वारा। और बात करेंगे लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में महारानी विक्टोरिया को 1876 ईस्वी में कैसर-ए-हिंद की उपाधि से विभूषित भी किया गया था और 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन भी इसी के शासनकाल में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में सहायक संधि पर हस्ताक्षर सर्वप्रथम किसने किया था? तो सर्वप्रथम की बात करेंगे तो अवध के नवाब के द्वारा सर्वप्रथम जो है सहायक संधि, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले जो व्यक्ति थे अवध के नवाब थे, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वेलेस्ली ने सहायक संधि का आविष्कार नहीं किया, इस प्रणाली का अस्तित्व पहले से ही था। संभवतः डुप्ले प्रथम यूरोपीय था जिसने अपनी सेना किराए पर भारतीय राजाओं को दी थी। क्लाइव के काल में यह प्रणाली लगभग सभी गवर्नर जनरलों ने अपनाई थी। वेलेस्ली की विशेषता केवल यह थी कि उसका विकास कर उसने अपने संपर्क में आने वाले सभी देशी राजाओं के संबंध में इसका प्रयोग किया। प्रथम सहायक संधि 1765 ईस्वी में अवध से की गई, जब कंपनी ने निश्चित धन के बदले उसकी सीमाओं की रक्षा करने का वचन दिया और अवध ने एक अंग्रेज रेजिमेंट को लखनऊ में रखना स्वीकार किया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सहायक संधि स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य जो है अवध था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, कर्नल स्लीमैन ने क्या किया था? ठगों का दमन किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है। ठगों का दमन कर्नल स्लीमैन के द्वारा ही किया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं ठगों का दमन क्या है। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काटकर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ाते थे। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती प्रथा के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने कैप्टन स्लीमैन, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासनकाल में ही लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा ही स्लीमैन को ठगों का दमन की प्रथा को समाप्त करने के लिए भेजा था। कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया था। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई और शेष को आजीवन निर्वासन कर दिया। 1837 ईस्वी के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसे जाता है? तो कर्नल स्लीमैन को, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
लॉर्ड विलियम बेंटिंक के सेनापति के रूप में इसने काम किया था और इसी को लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे पहला गवर्नर जनरल बनाया था? तो पहला गवर्नर जनरल ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत ब्रिटिश संसद द्वारा बंगाल में पहली बार कॉलेजिस्ट सरकार की व्यवस्था की गई थी। इस सरकार में एक अध्यक्ष तथा 4 सदस्यों का प्रावधान किया गया। अध्यक्ष को गवर्नर जनरल का पदनाम दिया गया और वॉरेन हेस्टिंग्स को 1774 ईस्वी में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारतीय प्रशासन को पूर्णतः केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया। इस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। और वहीं बात करें 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? फिर वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक भारतीय न्याय व्यवस्था का जन्मदाता जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। सी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। सर्वप्रथम अपने न्यायिक सुधारों के अंतर्गत कॉर्नवालिस ने जिले की समस्त शक्ति कलेक्टर के हाथों में केंद्रित कर दी थी और 1787 ईस्वी में जिले के प्रभारी कलेक्टर को दीवानी अदालतों की दीवानी न्यायाधीश भी नियुक्त कर दिया गया तथा इसके अतिरिक्त इन्हें फौजदारी शक्तियां और सीमित मामलों में फौजदारी न्याय करने का भी अधिकार दे दिया गया। 1790 से 92 के बीच भारतीय न्यायाधीशों युक्त जिला फौजदारी अदालतों को समाप्त कर उनके स्थान पर 4 भ्रमण करने वाले न्यायालय 3 बंगाल हेतु 1 बिहार के लिए नियुक्त किए गए। इन अदालतों की अध्यक्षता यूरोपीय व्यक्ति द्वारा भारतीय काजी एवं मुफ्ती के सहयोग से की जाती थी। कॉर्नवालिस ने कानून की विशेषता का नियम जो इससे पूर्व नहीं था भारत में लागू किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने न्यायिक सुधारों को 1793 के रूप में 93 तक अंतिम रूप देकर उन्हें कॉर्नवालिस संहिता के रूप में प्रस्तुत भी किया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1796 कार्यकाल रहा और जुलाई 1805 से 5 अक्टूबर 1805 तक बंगाल का गवर्नर जनरल भी रहा। इसे भारत में स्तंभरारी अथवा स्थायी बंदोबस्त, न्यायिक संहिता एवं भारतीय लोक सेवा के प्रवर्तक के रूप में जाना जाता है। इसकी मृत्यु 5 अक्टूबर 1805 को गाजीपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी और यहीं पर इसकी कब्र स्थित है। और कॉर्नवालिस को बात करें तो भारतीय सिविल सेवा का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, कंपनी के अधिकारियों की भ्रष्टता एवं घूसखोरी के कारण निजी व्यापार तथा उपहार लेना बंद कर दिया। उन्हें एक विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करने को किसने बाध्य किया? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, कॉर्नवालिस को। आप एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो यंग हस्बैंड मिशन जो भेजा गया था तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए भेजा गया था। इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं लॉर्ड वायसराय लॉर्ड कर्जन ने 1904 में तिब्बत पर रूसी प्रभाव को समाप्त करने के लिए फ्रांसिस यंग हस्बैंड के नेतृत्व में एक सैनिक अभियान तिब्बत की राजधानी ल्हासा भेजा। इस अभियान में 700 तिब्बती मारे गए थे। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, आप अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट को रीड कर सकते हैं। यंग हस्बैंड ने तिब्बत को अपनी शर्तों पर संधि करने के लिए बाध्य कर दिया था और तिब्बत को 1 लाख वार्षिक की दर से 75 लाख रुपये शुद्ध क्षति के रूप में देने थे और जमानत के रूप में अंग्रेजों ने चुंबी घाटी 75 वर्ष के लिए अपने अधिकार में ले लिया था और व्यापार के उद्देश्य से यातुंग, यात्से और गटोक में व्यापारिक हॉट खोले जाएंगे। तिब्बत इंग्लैंड के अतिरिक्त किसी अन्य विदेशी शक्ति को रेलवे, सड़कें तथा तार इत्यादि को स्थापित करने के लिए रियायतें नहीं देगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा गया है? तो भारतीय वायसराय को राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक किसको कहा गया है? लॉर्ड कर्जन को, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं 1905 बंगाल का विभाजन भी इसी के शासनकाल में हुआ था। आप एक प्रश्न अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सिविल सर्विसेज का पिता किसे कहा जाता है? अभी हम लोगों ने इसका एक्सप्लेनेशन किया था, तो बात करेंगे तो इसका आंसर बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारत में सिविल सर्विसेज का पिता कहा जाता है। बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन चतुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? तो चतुराईपूर्ण निष्क्रियता के साथ जॉन लॉरेंस जुड़ा हुआ है, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। चतुराईपूर्ण निष्क्रियता या कुशल अकर्मण्यता की नीति, पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी की बात करेंगे। आंग्ल अफगान संबंध के संदर्भ में लॉर्ड एलनब्रो के काल में प्रारंभ होकर लॉर्ड नॉर्थब्रुक के काल तक चलती है। इस काल को कुशल अकर्मण्यता की नीति का काल कहा जाता है। इस नीति को प्राय जॉन लॉरेंस के नाम से विशिष्ट रूप से संबोधित किया जाता है, क्योंकि उसके वायसराय काल में इस नीति का अनुसरण करने का स्पष्ट अवसर मिला और इस नीति की रूपरेखा स्पष्ट करने की निश्चित की गई। कुशल अकर्मण्यता शब्द का JWS वाइली ने एडिनबरा रिव्यू में एक लेख में प्रयोग किया था। तब से यह शब्द भिन्न भिन्न वायसरायों की नीतियों के समर्थन अथवा आलोचना के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल में द्वैत शासन का अंत कब हुआ था? तो द्वैत शासन का अंत बंगाल में 1772 ईस्वी में हुआ था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वॉरेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उसके प्रधान को आज्ञा दी कि वे स्वयं दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले। वॉरेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद रजा खां और राजा सिताब रॉय को पदच्युत कर दिया। द्वैत शासन, जिसकी शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय में 1765 ईस्वी में से मानी जाती है, के अंतर्गत कंपनी दीवानी और निजामत के कार्यों का निष्पादन भारतीयों के माध्यम से करती थी, लेकिन वास्तविक शक्ति कंपनी के पास होती थी। क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया ही है। उसने प्रवर समिति को लिखा, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसको स्वीकार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल में द्वैत सरकार की स्थापना किसने की थी? तो बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना जो की थी रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा की गई थी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव द्वारा स्थापित द्वैत सरकार को किसने समाप्त किया था? तो समाप्त करने की जब बात आएगी तो वॉरेन हेस्टिंग्स, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, भारत में स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति किसने दी थी? तो भारत में जो स्त्रियों की शिक्षा की अनुमति लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी गई थी। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन 1854 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में चार्ल्स वुड घोषणा पत्र जारी किया गया था, जो शिक्षा से संबंधित था। इसमें स्त्रियों की शिक्षा सहित भावी शिक्षा के लिए एक बृहद योजना तैयार की, जिसमें अखिल भारतीय स्तर पर शिक्षा की नियामक पद्धति का गठन किया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के माध्यम से चार्ल्स वुड के नाम पर यह घोषणा पत्र वुड घोषणा पत्र कहा गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे तो वुड का घोषणा पत्र जो है को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देने की बात कही गई थी। लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, ये प्रस्ताव भी पास हुआ था लंदन के तर्ज पर। और अगला है, उच्च शिक्षा के माध्यम के लिए अंग्रेजी भाषा के साथ साथ देसी भाषा को भी प्रोत्साहन देने की बात इसमें कही गई थी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, गोद प्रथा निषेध का सिद्धांत किस पर लागू किया गया था? तो गोद प्रथा निषेध का जो सिद्धांत था वह सिर्फ हिंदू राज्यों पर लागू था, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात करेंगे, लॉर्ड डलहौजी 1848 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल बनकर आया तो उसने राज्यों के प्रति ब्रिटिश नीति को एक नई दिशा दी। उसने राज्य हड़प नीति का सिद्धांत प्रारंभ किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य हड़प नीति का सिद्धांत भी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दिया गया था। इस सिद्धांत के अनुसार हिंदू राजाओं के दत्तक पुत्र लेने का अधिकार छीन लिया गया। आप एक्सप्लेनेशन अच्छा देख सकते हैं इसका। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, लॉर्ड कर्जन के प्राचीन स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया गया। इस कानून ने राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों ने राष्ट्रीय चेतना जागृत की, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, किस गवर्नर जनरल के काल में प्राचीन इमारत संरक्षण एक्ट लागू हुआ था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, यानी सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम किस वायसराय के काल में पारित हुआ था? सी लॉर्ड कर्जन, यानी सी इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, पिंडारियों को सुनहला झंडा किसने प्रदान किया था? तो पिंडारियों को सुनहला जो झंडा प्रदान किया था मल्हार राव होलकर के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं पिंडारियों को सुनहला झंडा जो है मल्हार राव होलकर ने प्रदान किया था। पिंडारियों का पहला उल्लेख मुगलों के महाराष्ट्र पर 1689 ईस्वी के आक्रमण के समय आता है, जब बाजीराव प्रथम के काल में ये अवैतनिक रूप से मराठों की ओर से लड़े थे और केवल लूट में भाग लेते थे। पानीपत के युद्ध के पश्चात ये लोग मालवा में बस गए तथा सिंधिया, होलकर और निजाम के सहायक सैनिक बन गए। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? तो पिंडारियों का दमन किसके काल में हुआ था? बी राइट आंसर हो जाए। लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में पिंडारियों का दमन किया गया था।
पिंडारी जो है मराठी भाषा का शब्द है। यह लुटेरों का एक दल था जिसमें हिंदू तथा मुस्लिम दोनों सम्मिलित थे। 4 पिंडारी सरदार अत्यंत प्रमुख थे। इसमें चीतू, वासिल मोहम्मद, अमीर खां और करीम खां। लॉर्ड हेस्टिंग ने पिंडारियों के दमन के लिए उत्तरी सेना की कमान स्वयं संभाली, जबकि दक्षिणी सेना की कमान टॉमस हिस्लोप को दी गई थी और 1818 ईस्वी तक पिंडारियों का सफाया कर दिया गया था। लॉर्ड हेस्टिंग के कार्यकाल की अन्य प्रमुख घटनाओं की बात करें, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था इसके शासनकाल में 1814 से 1816 ईस्वी में। इस युद्ध की समाप्ति 1816 में संगोली की संधि से हुई थी। और मराठा संघ का अंत जो है, हेस्टिंग ने मराठों की तृतीय युद्ध में पराजित कर मराठा संघ को भंग कर दिया था और इसके समय में अंग्रेजों की हस्तक्षेप की नीति का परित्याग कर दिया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने पिंडारियों और पठानों का दमन किया था? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसका एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, बंगाल में दोहरा शासन का अंत किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में हुआ था, ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में सिविल सेवा किसने प्रारंभ की थी? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन आप रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सिविल सेवा किसके काल में प्रारंभ हुई थी? तो आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में, ए राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सिविल सेवा का संस्थापक किसे माना जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी डी राइट आंसर हो जाएगा। पहली रेलवे लाइन भारत में किसके समय में बिछाई गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पहली रेलवे लाइन भारत में बिछाई गई थी, जो मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। आप देख सकते हैं, प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने के बीच डलहौजी के समय ही बिछाई गई थी। आप पूरा एक्सप्लेनेशन रीड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सूची 1 को सूची 2 से मिलाने की बात कर रहे हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की बात करेंगे तो उनके द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। लॉर्ड डलहौजी की बात करेंगे तो उन्हें राज्य हड़प सिद्धांत या व्यवगत का सिद्धांत इन्हीं के द्वारा दिया गया था। और लॉर्ड रिपन की बात करेंगे, लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। और लॉर्ड कर्जन की बंगाल, इनके शासनकाल में बंगाल का विभाजन हुआ था। अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट देख सकते हैं आप लोग, बंगाल में दोहरा शासन लॉर्ड का प्रारंभ जो किया था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। पिट्स इंडिया एक्ट वॉरेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, जिसके कारण रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सती प्रथा का अंत किसने किया था? तो सती प्रथा का अंत लॉर्ड विलियम बेंटिंग के ही द्वारा किया गया था, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। सती शब्द का अर्थ है एक पवित्र और सचरित्र नारी। हिंदू परंपरा में विवाह एक संस्कार माना जाता है, अर्थात आत्माओं का संबंध। स्त्री और पुरुष का बंधन शाश्वत और जन्म जन्मांतर में रहने वाला था, अर्थात यह माना जाने लगा कि स्त्री को अपने पति के साथ ही मर जाना चाहिए और उसके शरीर के साथ ही अपने शरीर को भस्म कर देना चाहिए। 18वीं शताब्दी तक ब्राह्मणों ने यह कहना आरंभ कर दिया था कि स्त्री के सती होने से उसके पति की कुल की 7 पीढ़ियों तक लोग स्वर्ग को प्राप्त कर लेते हैं। ऊंचे कुल के ब्राह्मणों, क्षत्रियों और राजपूतों में यह परंपरा बहुत प्रचलित थी। कुछ प्रबुद्ध भारतीय राजाओं ने इस क्रूर परंपरा को बंद करने का प्रयत्न किया था। अकबर ने भी इसे बंद करने का प्रयत्न किया था। मराठों ने अपने प्रदेशों में इसे बंद कर दिया था और गोवा में पुर्तगालियों ने और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर में इसको बंद करने के लिए कुछ उपाय भी किए थे। बात करेंगे कॉर्नवालिस, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग्स जैसे आरंभिक गवर्नर जनरलों ने बलपूर्वक मादक वस्तुओं के प्रयोग से अल्पसंख्यक विधवाओं तथा गर्भवती स्त्रियों के सती होने पर रोक लगाई थी, परंतु यह सफल नहीं हुए। राजा राम मोहन रॉय जैसे प्रबुद्ध भारतीय सुधारकों ने भी विलियम बेंटिंग को इस प्रथा को अवैध घोषित करने की प्रेरणा दी थी। बहुत से समकालीन प्रगतिशील समाचार पत्रों में इनका समर्थन किया और विलियम बेंटिंग ने कानून बनाकर सती प्रथा को पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया। दिसंबर 1829 ईस्वी के नियम 17 XVII द्वारा, रोमन में जो लिखा गया ये पूछा जाता है, द्वारा विधवाओं को जलाना अवैध घोषित कर दिया गया। आरंभ में यह कानून केवल बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया और बाद में 1830 ईस्वी में यह नियम बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने सती प्रथा को समाप्त किया था? तो बी राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। वह गवर्नर जनरल जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को शुरू करवाया था। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही थे जिसने अदालतों में क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता प्रदान की थी।
इनका कार्यकाल की बात करें 1828 से 1835, और इन्हीं के शासनकाल में भारत शासन अधिनियम भी पारित हुआ था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट किसने समाप्त किया था? तो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड रिपन के शासनकाल में समाप्त किया गया था, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, और लागू हुआ था लॉर्ड लिटन के शासनकाल में। वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट भारतीय भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के काल में पारित किया गया। इस अधिनियम को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। इस अधिनियम को लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 में समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल था, जिसे भारतीय इतिहास में स्थानीय स्वशासन का भी जनक भी कहा जाता है। रिपन का काल जो स्थानीय स्वायत्त शासन के जन्म का काल माना जाता है। 1881 में प्रथम फैक्ट्री अधिनियम इसी के समय में पारित हुआ था, और 1882 में प्राथमिक शिक्षा के संबंध में हंटर कमीशन भी लॉर्ड रिपन के शासनकाल में ही गठन किया गया था, और इल्बर्ट बिल विवाद 1883-84 ईस्वी में रिपन के समय में ही हुआ था, जिसके कारण रिपन को इस्तीफा देना पड़ा था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लागू किया था? तो लॉर्ड लिटन के द्वारा, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? तो समाप्त करने वाले गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन थे, जो स्थानीय सुशासन के जनक के नाम से जाने जाते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? वही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, लॉर्ड रिपन के द्वारा। डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। आप एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं, इसका देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्न में से कौन प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक जो है उपयुक्त सभी थे। चार्ल्स मेटकॉप की बात करें, लॉर्ड हेस्टिंग्स की बात करें, और लॉर्ड मेकाले। आप देख सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे? तो समर्थक सी इसका लॉर्ड हेस्टिंग, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली बार किस गवर्नर जनरल के समय में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में तार और रेल सेवा आरंभ की गई थी। बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल की बात करें तो 1848 से 1856। अन्य महत्वपूर्ण फैक्टरों की बात करें, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1853 ईस्वी में कलकत्ता से आगरा के बीच पहली बार बिजली से संचालित तार सेवा शुरू की गई थी, और वहीं 1854 ईस्वी में पहली बार डाक कानून तथा डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था, और 1853 ईस्वी में ही सर्वप्रथम बंबई से थाने के बीच रेल लाइन भी इसी के शासनकाल में, डलहौजी के शासनकाल में ही बिछाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय में बंगाल नगरपालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, ब्रिटिश शासन में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना भव्य दरबार लगाया, वह राजा कौन था? वह जॉर्ज पंचम था, यानी 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज पंचम। वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग ने 1911 ईस्वी में जॉर्ज पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया था, जिसे दिल्ली दरबार या दिल्ली दरबार तृतीय के नाम से भी जानते हैं। इसी दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया तथा राजधानी को स्थानांतरित की घोषणा भी की गई थी, और भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली इसी टाइम स्थानांतरित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, तो सी राजगोपालाचारी। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अन्य महत्वपूर्ण फैक्टर की आप देख सकते हैं, सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया, और सी राजगोपालाचारी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। गवर्नर जनरल का पद समाप्त करके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, यानी सी इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय पूछा गया तो सी राजगोपालाचारी। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।